हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं पोएट्री सेक्शन का थर्ड पोएम, जिसका नाम है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पत्ते अब तेजी से झड़ रहे हैं या फिर पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं। इसी पोएम का आज हम लोग समरी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद इस पोएम से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सबसे पहले पोएम का हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे। कहने का मतलब ये कि इस पोएम के लेखक का नाम क्या है, राइटर, नरेटर या फिर ऑथर बोले, राइटर बोले, नरेटर बोले या फिर ऑथर बोले, तीनों का मतलब होता है लेखक यानी रचनाकार। तो इनके रचनाकार का नाम क्या है, इनके डेट ऑफ बर्थ क्या है, इनको क्या क्या नाम से जाने जाते हैं, इनको कौन कौन सा अवार्ड दिया गया और इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, वो सारे चीज़ को देखेंगे। लास्ट में हम लोग समरी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, यहाँ जब समरी का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा तो आपको मेरी बातों को अच्छी तरह से सुननी है, पूरा ध्यान लगा करके सुननी है और आपको नोट बनाना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको 5 मार्क्स का समरी पूछा जाता है और समरी का आप एक्सप्लेनेशन बोर्ड एग्जाम में तभी कर पाएंगे जब यहाँ आप पोएम को अच्छी तरह से समझ के जाएंगे, यानी लाइन बाय लाइन आपको तोड़ तोड़ के समझाया जाएगा और आपको समझ में आएगा और सभी चीज़ को नोट करना है और बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा तरह से लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पत्ते अब तेजी से झड़ रहे हैं, ये क्या है, पोएम है। तो इनके राइटर का नाम है W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन शॉर्ट नेम है, इनका पूरा नाम है W.H. यानी वाइस्टन हग ऑडेन, वाइस्टन हग ऑडेन। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है, अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। इसी तरह से W.H. ऑडेन का पूरा नाम क्या हो जाएगा, वाइस्टन हग ऑडेन। तो आप देखिए, इनका पोएम का नाम है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। थीम अगर देखा जाए, जैसे कि आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी का भी थीम होता है, इसी प्रकार यहाँ पोएम का भी थीम है फ्रस्ट्रेशन इन ह्यूमन लाइफ, यही मानव जीवन में निराशा। यानी इस पोएम के माध्यम से, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के माध्यम से पोएट W.H. ऑडेन जीवन में निराशा जो होती है, मानव के जीवन में उदासी जो होती है, जो फ्रस्ट्रेशन होती है, उसी चीज को व्यक्त किया है, उसी चीज को एक्सप्रेस किया है W.H. ऑडेन इस पोएम में, यानी नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में। तो इस प्रकार पोएम का जो एक तरह से थीम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मानव जीवन में निराशा। पोएम का नाम क्या है, पोएट का नाम क्या है, W.H. ऑडेन। फुल नेम तो आप जान ही लिए। बोर्न अगर देखा जाए तो 1907 में इंग्लैंड में इन्होंने जन्म लिया था और 1973 में ऑस्ट्रिया में इनका देहांत हो गया था। ये चीज आप याद रखेंगे, बोर्न और डाइड। ये बोर्न अक्सर पूछा जाता है, नहीं, जन्म डेट अक्सर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, MCQ के रूप में। वेल नोन एज, यानी W.H. ऑडेन को ड्रामाटिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं, ट्रांसलेटर, क्रिटिक और एडिटर, यानी चारों के चारों रूप में वो कार्य किए हैं। W.H. ऑडेन ड्रामाटिस्ट भी थे, ट्रांसलेटर भी थे, यानी जो एक तरह से अनुवादक होते हैं, क्रिटिक भी थे और एडिटर भी थे। ठीक है, अगर अवार्ड की बात की जाए, देखिए कोई भी जो पोएट होता है, कोई भी पोएट को लगभग अवार्ड मिलता है, बड़े से बड़े पोएट जो होते हैं, कवि जो होते हैं, उनको अवार्ड मिलता है। तो पुलित्जर प्राइज, यानी पुलित्जर प्राइज इनको दिया गया पोएट्री के लिए। द एंजाइटी आगे पढ़ेंगे। एंजाइटी यानी एंजाइटी एक प्रकार का पोएम है, इन्होंने ही लिखा था, यानी W.H. ऑडेन ने, और वो पोएम के माध्यम से, यानी वो पोएम का फेमस होने के कारण इनको प्राइज दिया गया, पुलित्जर प्राइज। नेशनल बुक अवार्ड फॉर पोएट्री, यानी नेशनल बुक अवार्ड फिर ये भी पोएम के लिए दिया गया, यानी पोएट्री सेक्शन में, सॉरी, यानी पोएट्री में काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल किए थे W.H. ऑडेन। तरह तरह की कविता लिखते थे जिनके कारण इनको अवार्ड दिया जा रहा था। ठीक है, बुलेंजन प्राइज भी दिया गया, कितना प्रकार का, पुलित्जर, नेशनल बुक अवार्ड फॉर पोएट्री, बुलेंजन प्राइज। तो ये पुलित्जर प्राइज काफ़ी फेमस है, क्योंकि पूछा जाता है आपको अक्सर पुलित्जर प्राइज, यही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, पुलित्जर प्राइज। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, यानी इनके क्या क्या कार्य हैं, इन्होंने अपना जीवन में क्या क्या कार्य किए हैं, उनको हम लोग देखेंगे। हिज वर्क्स इज डिवाइडेड इंटू 2 फेज, यानी 2 फेज में, 2 टर्म में बांटा जा सकता है इनके कार्य को। देखिए, W.H. ऑडेन अपने जीवन में जो भी कार्य किए हैं, मतलब खाने पीने का काम नहीं या फिर खेत में काम करने का काम नहीं, जो भी मतलब वो कलेक्शन लिखे हैं, जो भी पोएम लिखे हैं, जो भी कविताएं लिखी हैं, वो सारे कविता को, वो सारे चीज को 2 फेज में, 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला जो फेज है ब्रिटिश फेज, जिसको इंग्लिश फेज भी कहते हैं। दूसरा फेज है अमेरिकन फेज। ठीक है, अक्सर यह पूछा जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग को हर हाल में नोट करना है अगर आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन करना है इंग्लिश में। ठीक है, तो ब्रिटिश फेज अगर, यानी इंग्लिश फेज में अगर देखा जाए तो द ऑरेटर नहीं पढ़ेंगे, द ऑरेटर पढ़ेंगे, क्योंकि आपका वोवेल आ गया AEIOU, ओ आ गया तो ओ से पहले THE आया तो उनका प्रोनाउंसिएशन होगा दी ऑरेटर। द डांस ऑफ
डेथ यानी मौत का नृत्य, और हो जाएगा लुक स्ट्रेंजर अजनबी से मुलाकात, स्पेन यानी स्पेन अनदर टाइम। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है, ये जो मतलब लिखा गया, ये जो कलेक्शन लिखा गया, तो ये कलेक्शन किसके अंतर्गत आएगा? ब्रिटिश फेज यानी इंग्लिश फेज के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये सारे पोएम उनके द्वारा लिखे गए, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन के द्वारा। लुक स्ट्रेंजर हो गया, स्पेन हो गया, अनदर टाइम हो गया, जो ब्रिटिश यानी इंग्लिश फेज के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए दूसरा जो फेज है, क्योंकि दो फेज में बांटा गया है, तो अमेरिकन फेज, तो न्यू ईयर लेटर यानी नव वर्ष पत्र, यानी नया साल में जो पत्र लिखते हैं, उन्होंने ये कविता लिखी इन पर, और ये पोएम का नाम क्या है? न्यू ईयर लेटर, जो किसके अंतर्गत आते हैं? कौन सा फेज के अंतर्गत? अमेरिकन फेज के अंतर्गत आते हैं। फॉर द टाइम बिंग यानी उतने समय के लिए, द एज ऑफ एंजाइटी यानी इसी, द एज ऑफ एंजाइटी यानी चिंता की उम्र, या फिर एक तरह से बेचैनी की उम्र बोल सकते हैं इसको। तो ये एक प्रकार का पोएम है, और इसी पोएम के माध्यम से ये पोएम इतना फेमस हो गया कि पुलित्जर प्राइज 1948 में डब्ल्यू.एच. ऑर्डन को दिया गया। ठीक है, द शील्ड ऑफ अकिलीज, देखिए यहाँ प्रोनाउंसिएशन अगर आप लोग नहीं कर पाते तो अकिलीज यहाँ लिख दिया गया है हिंदी में, यानी द शील्ड ऑफ अकिलीज यानी ढाल की, अकिलीज की ढाल, ये जो है कलेक्शन है, और ये कलेक्शन किसके अंतर्गत? अमेरिकन फेज के अंतर्गत आता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन 1948 ऑर्डन वॉन पुलित्जर प्राइज फॉर द कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी, यानी बेचैनी की उम्र, या फिर एक तरह से चिंता करने की उम्र, सोच विचार करने की उम्र। ये किसका नाम है? पोएम का नाम है, और ये पोएम काफी ज्यादा फेमस हो गया, जिसके कारण 1948 में डब्ल्यू.एच. ऑर्डन को पुलित्जर प्राइज दिया गया। ये कलेक्शन उनका काफी ज्यादा फेमस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पोएट्री वॉज ए सीरियस गेम फॉर ऑर्डन, यानी डब्ल्यू.एच. ऑर्डन के अनुसार जो पोएट्री है, यानी जो पोएम लिखने का जो कार्य है, कविता लिखने का जो कार्य है, वो छोटा मोटा गेम नहीं है, वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है। वो कहते हैं ये सीरियस गेम है, गंभीर खेल है। ये कविता लिखना, पोएम लिखना एक प्रकार का बहुत बड़ा गंभीर खेल है। कौन कहते हैं ये बात? डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। ये बात किन के अनुसार? डब्ल्यू.एच. ऑर्डन के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑर्डन लेफ्ट इंग्लैंड अर्ली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी यूएसए में, यानी 1939 में उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया, क्योंकि 1907 में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, और 1973 में ऑस्ट्रिया में ये डेट कर गए थे, लेकिन ये परमानेंटली जो बस गए थे यूएसए में। कहाँ? दी यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बसे थे, यानी लगभग 1939 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ऑर्डेंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू टू फेज। पहला फेज जो है ब्रिटिश फेज, जिसको इंग्लिश फेज भी बोलते हैं, दूसरा फेज अमेरिकन फेज। ठीक है, पूरा डिटेल में आपको बताया गया ऊपर में। दैट नोटेबल वर्क ऑफ अमेरिकन फेज, यानी सॉरी इंग्लिश फेज या फिर ब्रिटिश फेज, तो इसके अंतर्गत आता है द ऑरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। ठीक है, मतलब यही चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है दोबारा मतलब नोटेबल, मतलब नोट करने के लायक, क्योंकि जब नोट करने के लायक मैं यहाँ बोल दिया हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि VBI है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपको, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, द नोटेबल वर्क ऑफ अमेरिकन फेज आर इंग्लिश इज अ लिंक लैंग्वेज, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी इंग्लिश जो है संपर्क भाषा, जैसे कि आपको पता है उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया की भाषा नॉर्थ इंडिया वाले नहीं समझते हैं, नॉर्थ इंडिया की भाषा साउथ इंडिया वाले नहीं समझते। ये दोनों जो आपस में बात करते हैं, संपर्क जो स्थापित करते हैं, वह इंग्लिश माध्यम के द्वारा करते हैं। इंग्लिश बोल करके एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश एक प्रकार का लिंक लैंग्वेज है। लिंक का मतलब होता है संपर्क कराने वाला, यानी एक तरह से जोड़ने वाला। ठीक है, दो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को जोड़ने वाले भाषा को लिंक लैंग्वेज बोलेंगे। ठीक है, तो इट इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के क्षेत्र में इंग्लिश लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग है। इंग्लिश आपको पता है, इंजीनियरिंग करनी चाहिए या फिर कहीं भी साइंस से कहीं पढ़ने चाहिए तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा फेमस है एजुकेशन के फील्ड में। तो ये अमेरिकन फेज, काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन फेज में इंग्लिश को ज़्यादा महत्व दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विस्परिंग नेवर्स स्टैंड्स फॉर द मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी विस्परिंग नेवर्स यानी जो फुसफुसाते हुए, यानी जो बोलते हुए थोड़े थोड़े आवाज़ में बोलते हुए जो पड़ोसी है ना, वो हमेशा स्टैंड रहते हैं, खड़े रहते हैं, किसके लिए? मौत का दूत के रूप में। यानी जो फुसफुसाते जो पड़ोसी होते हैं वो हमेशा एक तरह से दुश्मन का कार्य करता है। ठीक है, तो जब फुसफुसाते पड़ोसी, मतलब कहने का मतलब ये कि वो हमेशा चुगलखोरी वाला बात बोलता है। आदमी जब कब फुसफुसाता है, कान में जब हल्का हल्का आवाज में कब बोलता है किसी का कान में, जब वो
किसी की चुगलखोरी की बात करता है तो वो हमेशा जो है दूत के रूप में, यानी दूत का मतलब होता है फरिश्ता, जैसे कि यमराज जो है वो एक प्रकार का क्या है, यमराज, यानी जो मौत के दूत होते हैं, यानी मृत्यु कराने के लिए, यानी प्राण लेने के लिए आते हैं, यमराज आते हैं। अगर देखा जाए, अगर मुस्लिम में क्या होता है कि एक तरह से फरिश्ता होता है, फरिश्ता बोलते हैं उनको, ठीक है, या ऐसे जिब्राइल या फिर कुछ ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो फरिश्ता होता है जो आपकी सॉल को लेने के लिए आता है, उनको बोलते हैं दूत, यानी मौत का दूत, ठीक है। तो विस्पायरिंग नेबर्स जिसको कहा गया है इस पोएम के अंतर्गत, डब्ल्यू.एच. ऑडेन जो फुसफुसाते हुए पड़ोसी हो ना, वो हमेशा स्टैंड रहते हैं मौत के दूत के रूप में, यानी एक तरह से डेथ ऑफ स्ट्रेंजर्स, यानी द मैसेंजर ऑफ डेथ के रूप में वो हमेशा स्टैंड रहते हैं। जो पड़ोसी कब फुसफुसाते हैं, जब किसी का चुगलखोरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, ट्रोल्स आर वीक्ड एंड अगली क्रिएटर्स इन स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी, ठीक है। ट्रोल्स आर स्कॉल्डेड फॉर फूड, ट्रोल्स जो है एक प्रकार का जीव है जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है, ठीक है। और वो स्कॉल्डेड किया गया, वो मतलब एक तरह से डांटा गया या फिर उनको नहीं मिला, क्योंकि द लिव्स और द लिव्स क्या है पोएम का नाम, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो उनको एक तरह से पूरा चीज नहीं मिला जो उनको खाने के लिए, फूड के लिए चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इन कर गए। अब समरी में आपको देखना है, अच्छी तरह से सुनना है, कान को थोड़ा सा ध्यान से मतलब अच्छी तरह से ध्यान से सुनने के लिए आप तो लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। अब देखिए समरी, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय डब्ल्यू.एच. ऑडेन, ही वाज द फेमस पोएट ऑफ 20th सेंचुरी, यानी ये कंपोज्ड किया गया, ये लिखा गया, ये मतलब रचा गया, किनके द्वारा लिखा गया, डब्ल्यू.एच. ऑडेन के द्वारा लिखा गया। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ही वाज द फेमस पोएट ऑफ 20th सेंचुरी, यानी डब्ल्यू.एच. ऑडेन जो थे वो 20वीं शताब्दी का काफी ज्यादा प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। द पोएट ट्राइज टू एक्सपोज द फ्रस्ट्रेशन दैट इज नेचुरली प्रेजेंट इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है। यानी जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो ट्राई करते हैं, वो कोशिश करते हैं, वो एक्सपोज करते हैं किस चीज को दूर करने के लिए, निराशा को दूर करने के लिए, यानी फ्रस्ट्रेशन को, यानी एक तरह से जो नाउम्मीदी है जिंदगी में या फिर जो उदासी है जिंदगी में, नेचुरली यानी प्रकृति की तरफ से जो नेचुरली जो डाला गया। अब देखिए यहाँ एक उम्मीद, अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझना है, दो किस्म का निराशा होता है। अगर आपको दिन में अगर कोई कार्य करते हैं और वो कार्य का आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला तो आप निराशा हो जाते हैं, ठीक है, आप एक तरह से उदास हो जाते हैं। तो वो उदास की बात नहीं की जा रही है, नेचुरली प्रेजेंट इन ह्यूमन लाइफ, यानी जो उदासी नेचुरल यानी प्रकृति का तरफ से जो उदासी जिंदगी में है, यानी मानव की जिंदगी में प्रकृति का तरफ से कौन सा उदासी जिंदगी में है, आदमी बुढ़ापा की ओर बढ़ते हैं तो वो काम करना बंद कर देते हैं, उनके हाथ पैर वर्क करना बंद कर देते हैं, तो वो उसके अंदर एक उदासी आ जाती है, ठीक है, उनके अंदर एक निराशा आ जाता है। तो वही निराशा की यहाँ बात हो रही है, ये नहीं कि काम कर रहे हैं, कोई काम में उल्टा पुल्टा हो गया, रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो निराशा हो गए, पूरा एकदम क्या कहता है अशांत हो गए, अच्छा नहीं लगने रहा, पूरा एकदम फ्रस्ट्रेशन में आ गए। तो वो फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं की जा रही है यहाँ। कौन फ्रस्ट्रेशन की बात की जा रही है, जो नेचुरली प्रेजेंट है ह्यूमन लाइफ में, यानी प्रकृति का तरफ से जो फ्रस्ट्रेशन डाला गया है ह्यूमन लाइफ में, उसी फ्रस्ट्रेशन की यहाँ बात की जा रही है, ठीक है। तो उसी फ्रस्ट्रेशन को एक्सपोज करने का प्रयास करते हैं पोएट इस पोएम में, यानी नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में रिलीव यानी एक्सपोज करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपको मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया, आदमी वृद्ध अवस्था की ओर यानी एक तरह से ओल्ड स्टेट की ओर बढ़ते हैं, ओल्ड सिचुएशन की ओर बढ़ते हैं, तो वो उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, तो क्या वो खुश हो जाएंगे? नहीं, वो खुश नहीं होते हैं, वो निराशा हो जाते हैं, वो एक तरह से शांत हो जाते हैं, वो अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। तो ये एक प्रकार का निराशा है जो प्रकृति का तरफ से दिया गया है हर एक मानव के अंदर, यानी हर एक मानव के लाइफ में, ठीक है। चलिए समझ गए, हर एक लाइन को तोड़ तोड़ के समझेंगे तभी आपको लिखने में मजा आएगा, समझने में भी मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द पोएट डिस्क्राइब्स इन दिस पोएम दैट द एस्पायरेशन यानी डिजायर्स, जिसको बोलते हैं एस्पायरेशन को डिजायर भी बोलते हैं, दैट हैज नॉट फुलफिल्ड, यानी इस पोएम में जो कवि हैं वो कहते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि पोएम में इस चीज को इस बातों को अच्छी तरह से करते हैं, जो डिजायर होता है, जो इच्छा होता है, जो एस्पायरेशन होता है ना, वो कभी फुलफिल नहीं होता। आदमी की जो ख्वाहिश होती है, उनके पास अगर एक मोटरसाइकिल है तो वो सोचेंगे मेरे पास काश एक कार हो जाता, अगर उनके पास कार हो गया तो वो काश सोचेंगे फिर मेरे पास और एक BMW कार हो जाता, मतलब उनका जो ख्वाहिश है, जो इच्छा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए पोएम जो पोएट है, जो कवि हैं, वो कहते हैं कि एक तरह से जो आदमी का डिजायर होता है, जो ख्वाहिश होता है, एस्पायरेशन जो होता है, वो कभी फुलफिल नहीं होता, वो कभी नहीं पूरा होता है, यानी इच्छा कभी पूरा नहीं हुई, ठीक है, ये कभी इच्छा पूरा नहीं होता। या हिंदी भी कहीं कहीं आपको डाल दिया गया है ताकि आपको अच्छा तरह से समझ में आए, ठीक है। एंड
द सेंस ऑफ लॉनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लाइव्स एंड डाइज। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आदमी जो है अकेलेपन में रहते हैं। यहाँ भी आपको हिंदी डाल दिया गया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। यानी आदमी जो है वो अकेले रहते हैं, लॉनलीनेस के रूप में रहते हैं और पूरा जिंदगी को गुजारते हैं, और लास्ट में वो क्या कर जाते हैं, डाइज मतलब मर जाते हैं, वो देहांत कर जाते हैं। अकेलेपन की भावना में प्रत्येक मानव रहते हैं और अंत में उनका क्या हो जाता है, मरण हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट को लिखा गया इस लाइन में। द पोएट प्रेजेज द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी ये लाइन देखिए आप, द पोएट प्रेजेज द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी प्रशंसा करते हैं जो पोएट हैं W.H. ऑडेन, इस पोएम के माध्यम से, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के माध्यम से वो इस चीज की प्रशंसा करते हैं, ब्यूटी ऑफ नेचर। किस चीज की? ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की जो खूबसूरती है उसकी प्रशंसा करते हैं कि प्रकृति में पेड़ पौधे कितने सुंदर हैं, प्रकृति में नदी है, पहाड़ है, पठार है, ये सारे चीजों को मतलब वो देखते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वी ऑल आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक, यानी हम लोग, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। यहाँ आपको मीनिंग लिख दिया गया है, हम सभी लोग आशावादी नहीं है, हम सभी लोग क्या है, आशावादी नहीं है। कौन ये बात कहते हैं? W.H. ऑडेन कहते हैं, ठीक है। द पोएट फर्दर सेज दैट डेथ इज नॉट चेंजेबल, यानी आगे फिर पोएम में ये बात को कहते हैं पोएट जो W.H. ऑडेन है, वो कहते हैं कि जो मौत होता है यानी जो डेथ होता है उनको चेंजेबल नहीं किया जा सकता, वो नॉट चेंजेबल, वो बदलने के लायक नहीं है। यानी डेथ जो है उनका डेट को बदला नहीं जा सकता। यानी जब आपका मृत्यु होगा तो वो तय है, आपका मृत्यु होना तय है। जब आप ब्रह्मांड में आए हैं, जब आप दुनिया में आए हैं, वर्ल्ड में आए हैं, तो आपका डेथ होना तय है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। हर एक आदमी को मरना जरूरी है, ठीक है। डेथ इज डेफिनेट, डेथ इज सर्टेन, डेथ इज सर्टेन, और यही बात को डेथ इज सर्टेन आपको नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में आपको यहाँ लिखा गया है, आपको पढ़ाया गया। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में ये बात आया, और वहां भी आया था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में, पहला पोएम आपको याद है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में W.H. ऑडेन जो है जॉन डोन जो है वो भी कहते हैं कि डेथ इज सर्टेन, यानी मौत जो है वो फिक्स है। और ये W.H. ऑडेन भी कहते हैं कि डेथ इज नॉट चेंजेबल, मौत कभी चेंज नहीं हो सकता है, मौत आना ही आना है, उनको कभी टाला नहीं जा सकता, ठीक है। मतलब दोनों का कहना लगभग सेम ही है। नेक्स्ट पॉइंट है डेथ डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द पुअर एंड रिच, यानी जो डेथ होता है, जो मृत्यु होता है, वो क्या पहचान करता है पुअर और रिच में, यानी गरीबी और अमीरी में नहीं। वो गरीबी नहीं देखता, वो अमीरी भी नहीं देखता, चाहे आप गरीब हैं या फिर अमीर हैं, आपको मौत लेके ही जाएगा। मतलब आपको मौत आना ही है। ये नहीं कि जिनके पास पैसा ज़्यादा हो तो उनको बहुत दिन के बाद मौत होगा, उनका देहांत बहुत दिन के बाद होगा, ऐसा नहीं। जो मतलब डेथ होता है वो कभी डिस्टिंग्विश नहीं किया, कभी पहचान नहीं किया है गरीबी और अमीरी के रूप में, वो हमेशा एक समान के रूप में कार्य किया है, वो हमेशा सभी की चीज़ के पास आया है। मौत का दूत यानी जो एंजल्स ऑफ डेथ होता है, यानी एंजल ऑफ डेथ होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, यमराज होता है, हिंदू धर्म में यमराज होता है। उसके बाद मुस्लिम धर्म में अगर देखा जाए तो फरिश्ता होता है, जिब्राइल या फिर ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाम है जिब्राइल या फिर इजराइल, ऐसे नाम कुछ होते हैं। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, ये सारी चीज लिखा गया है पोएम में, ये सारी चीज बता रहे हैं पोएट इस पोएम के माध्यम से। अब नेक्स्ट पॉइंट है ही एक्सप्रेस द हेल्पलेस ऑफ द ह्यूमन लाइफ, यानी वो व्यक्त करते हैं इस पोएम के माध्यम से ह्यूमन लाइफ में कितनी मजबूरी है। हेल्पलेस का मतलब होता है मजबूरी, निराशा है, मजबूरी है, एक तरह से कम ताकत है, कम पावर है, ये सब चीज को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं पोएम में पोएट, ठीक है। यानी वो एक्सप्रेस करते हैं। हेल्पलेस का मतलब होता है मजबूरी ह्यूमन लाइफ में, ठीक है। लीव्स आर मेन ऑर्गेन्स ऑफ ट्री, ये जो पत्ते होते हैं वो मेन अंग होते हैं, यानी मुख्य अंग होते हैं किसके? ट्री के, यानी पौधे के, ठीक है। द लीव्स कम आउट इन द ट्रीज एंड मेक द ट्री लाइवली, यानी जो जब पत्ते निकल आते हैं, कम आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, जब पत्ते निकल आते हैं पौधे में तो वह पौधे को रोचक बना देते हैं, यानी लाइवली बना देते हैं। वो क्या करते हैं? मेक द ट्री लाइवली, यानी रोचक बना देते हैं। जब सही बात है, जब पेड़ पौधे में पत्ते निकलते हैं ना तो वो पेड़ पौधे देखने में सुंदर लगता है, रोचक लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन द ऑटोमन दैट लीव्स बीइंग टू फॉल फास्ट एंड द ट्रीज बिकम नेक, ठीक है। यानी ऑटोमन यानी पतझड़ का मौसम में ऐसा आ जाता है, पतझड़ का मौसम में आप देखिए, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये जो पोएम लिखा गया है तो पतझड़ का मौसम को दिमाग में रखते हुए लिखा गया, यानी पतझड़ का मौसम को दिमाग में रखा है पोएट कवि यानी W.H. ऑडेन, और ये पोएम को लिख डाला है। क्योंकि पत्ते कब झड़ते हैं? पतझड़ का मौसम में न झड़ते हैं, तो पतझड़ का मौसम में ये कविता लिखा होगा, वो 100% ये गारंटी है, क्या लिखा होगा ना, तभी ना उस टाइम वो देखा होगा कि पेड़ पौधे कुछ है ही नहीं, पत्ता वगैरह कहीं दिखता ही नहीं है, तो लिख दिया ये पोएम, ठीक है, जिसको आज हम लोग पढ़
कर रहे हैं, ठीक है। तो इन ऑटोमन यानी पतझड़ में क्या होते हैं, लिव्स बिंग टू फॉल फास्ट, यानी जो लिव्स होते, जो पत्ते होते हैं वो तेजी से गिरने लगते हैं। एंड ट्रीज बिकम नेक्ड, यानी जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो नेक्ड हो जाते हैं, मतलब एक तरह से पेड़ पौधे यानी पत्ता रहित हो जाते हैं। यानी पत्ता रहित का मतलब होता है के बिना, यानी आउट ऑफ, यानी पत्ता उससे निकल जाता है, पत्ते पूरा झड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज द सेम केस विद द ह्यूमन बींग्स। अब देखिए मेन बात को यहाँ कहा है, यानी यही सेम कंडीशन आदमी के साथ भी है। यानी पतझड़ का मौसम जब आता है तो पेड़ पौधे से पत्ते झड़ जाते हैं, उसी तरह ये भी सिचुएशन आदमी के साथ होता है। जब आदमी का सिचुएशन, कौन सा सिचुएशन, वृद्ध अवस्था का सिचुएशन आता है, तो आदमी के हर एक पार्ट काम करना लगभग बंद कर देता है, फिर धीरे धीरे काम करना लगभग स्लो हो जाता है, ठीक है। यानी दिस पोएम इज द सेम केस विद ह्यूमन लाइफ, यानी जैसे पेड़ पौधे से पत्ते झड़ने लगते हैं, उसी प्रकार आदमी का एज जब आगे बढ़ने लगता है, आदमी जब आगे बढ़ने लगते हैं तो उनका हर एक पार्ट धीरे 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 काम करना बंद कर देता है। जैसे पेड़ पौधे में नए मतलब क्या कहता है, पत्ते खिलते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे मतलब मुरझाने लगता है, या और एक लास्ट टाइम ऐसा आता है पतझड़ का मौसम, पूरा पत्ता नीचे गिर जाता है, ठीक है। उसी प्रकार आदमी का अंग थोड़ा टाइम आगे बढ़ता जाता है और आदमी का अंग यानी पार्ट जो होता है, ऑर्गेन्स होता है, वो काम करना बंद कर देने लगता है, धीरे धीरे आदमी इस दुनिया से चला जाता है, ठीक है। इसी चीज को यहाँ कह रहे हैं, मतलब मेन फोकस है आदमी का, यानी पेड़ पौधे यहाँ जो लिया है एक प्रकार का हवाला लिया है, मतलब एक तरह से मतलब पेड़ पौधे के माध्यम से, पेड़ पौधे को लेकर के, पेड़ पौधे के माध्यम से आदमी का जीवन में जो निराशा होता है उसको व्यक्त करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। यानी मेन जो टारगेट है वो क्या है पोएम का, यानी मेन टारगेट है पोएट का ये रहा है, मेन उद्देश्य पोएट का ये रहा है कि आदमी में जो जीवन, आदमी के जीवन में जो निराशा होती है, जो उदासी होती है, उसको व्यक्त करना है। लेकिन वो उस चीज को व्यक्त करने के लिए पेड़ पौधे को एक जरिया बना लिया, यानी पेड़ पौधे को एक मतलब माध्यम बना लिया, और उसी को माध्यम बनाते हुए ये सारे चीज को एक्सप्रेस करते हैं, ये सारे चीज का व्याख्या करते हैं पोएट अपने पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट कम्स, क्या है, मैन कम्स ऑन द अर्थ एंड ग्रो फास्ट, यानी जो आदमी होते हैं वह पृथ्वी पर आते हैं, ब्रह्मांड में आते हैं और बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट से ग्रो करते हैं, हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, पूरा मोटा ताजा हो जाते हैं, ठीक है। द कम्स व्हेन द ऑर्गेन्स बिकम अनलेस, यानी वो भी टाइम आ जाता है जब अनलेस हो जाता है उनके ऑर्गेन, उनके बॉडी पार्ट्स काम करना, यानी अनलेस एंड यूजलेस, सॉरी यूजलेस, जब उनके बॉडी पार्ट्स यूजलेस हो जाते हैं, मतलब कोई काम के नहीं रहते हैं, वो उपयोग में नहीं आने के लायक रहते हैं, मतलब वो पावर उनका मतलब शक्ति कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एट लास्ट मैन पासेस अवे, लास्ट में आदमी ऊपर, लास्ट में आदमी ऊपर, यानी मैंने अभी बोला कि मौत का दूत यमराज आएगा, फिर फरिश्ता आएगा और उनको ऊपर लेके चल जाएगा, कहानी किस्सा खत्म, ठीक है। द पोएट हैज प्रेजेंट द लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन, यानी इस पोएम में जो पोएम में है आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसी पोएम में पोएट जो है वो प्रेजेंट किए हैं, प्रस्तुत किए हैं स्पेन यानी जीवन काल को, लाइफ स्पेन यानी जीवन काल को, किसका जीवन काल को, आदमी का जीवन काल को प्रेजेंट किया है इसमें, ठीक है, समझ गए। हेंस वी कैन से दैट इट इज ब्यूटीफुल लाइरिक, लास्ट में हम लोग अतः ये कह सकते हैं कि ये जो पोएम है एक प्रकार का ब्यूटीफुल खूबसूरत लाइक है, खूबसूरत एकदम बहुत अच्छा लाइन है, बहुत अच्छा पोएम है, बहुत अच्छा एक तरह से कविता है बोल सकते हैं हम, इस प्रकार आपको एक्सप्रेस करना है समरी में, ठीक है। तो समरी को आप अच्छा तरह से समझ गए, उम्मीद करता हूं अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पोएम को, हर एक पोएम को समझना है, और पूछा जाएगा तो क्या ये सब चीज को वहां लिख देंगे समरी में, इससे रिलेटेड, इससे बराबर क्या पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो 100 मार्क्स इंग्लिश का जो भी तैयारी करते हैं आपको उनको ये वीडियो शेयर कर देना है, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते, प्लीज शेयर कर देंगे, और चैनल पर जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।